इसके बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की। 3 बड़ी खबरों का बता दें, जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को आयोग द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि सभी मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में है मतदान करें। इस संदेश के साथ ही मतदाता जागरूकता वाहन जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगी। बताएं, खबर लखनऊ से है, जहां स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने योजना भवन से 3 मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन को फ्लैग ऑफ किया है। लो वोटर टर्न आउट वाले 22 जनपदों में जाएगी जागरूकता एक्सप्रेस वैन। उसके साथ ही मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत समस्त मतदाताओं, विशेषकर युवा, महिला, दिव्यांग मतदाताओं, ट्रांसजेंडर, जनजाति के आश्रम व एकलव्य स्कूलों में अर्ह व्यक्तियों का मतदाता के रूप में पंजीकरण तथा मतदान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां जनपद स्तर पर नामित स्वीप आइकॉन भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। पहली वैन जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज तथा कौशाम्बी जाएगी। वहीं दूसरी वैन जनपद अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर तथा भदोही जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरी वैन जनपद गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा गोरखपुर जाएगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस, इसका फ्लैग ऑफ यहां पर माननीय आयोग के द्वारा किया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्देश्य ये है कि सभी मतदाता जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, वो लोग मतदान करने के लिए निर्धारित तिथि को जरूर जाएं। ये संदेश लेकर ये मतदाता जागरूकता जो वाहन है ये जगह जगह जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। एक उदासीनता सी है शहरी वोटर्स में, विशेष तौर पर जहां पर मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, और ये लखनऊ में भी पिछले लोकसभा चुनाव में 54% मतदान हुआ था लगभग, यहाँ जो लखनऊ की सीट है, और 62% मतदान हुआ था मोहनलालगंज में। तो इस बार इस मतदान परसेंटेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छे स्तर पे ले जाने के लिए हर मतदाता के द्वारा इसमें अपना मतदान किया जाना जरूरी है। जैसे लखनऊ में पिछली बार 37 लाख मतदाता थे, उनमें से 15 लाख लगभग मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये उदासीनता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें जागरूक होना है और अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को निभाना है। वोट डालना ये हर नागरिक जो वोटर है उसका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हम सभी को मतदान जरूर करना चाहिए। इसके लिए पहले ये देख लें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। अभी भी समय है। कोई भी वोटर अगर छूट गया है तो वो अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन भी भर सकता है, ऑफलाइन भी भर सकता है। माननीय आयोग के द्वारा अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म 6 भर के नया वोटर जुड़ सकता है। अगर वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और उनका वोट कहीं दूसरी जगह है तो फॉर्म 8 का प्रयोग करते हुए वो अपने वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं। इसका अवसर अभी भी है। तो सभी मतदाताओं से मैं आज इस अवसर पर अपील भी करना चाहूंगा कि सभी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लें। भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट अलग होती है और राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट अलग होती है, जिसमें अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें देखा था कि लोगों को यही जानकारी नहीं थी कि 2 वोटर लिस्ट अलग होती हैं। तो अभी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं है ये देख लें। अगर नहीं है तो उसको फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के माध्यम से यहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जुड़वा लें। और जिस दिन लखनऊ में वोट डालना सुनिश्चित हो
उस दिन जरूर वोट डालने जाएं और अपने सगे संबंधियों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई इस तरीके का काम किया जाएगा, कोई जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? हाँ, आज ये जागरूकता जो एक्सप्रेस है, मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस, ये सभी जगहों पर जाएगी और इसके बाद स्वीप की एक्टिविटीज लखनऊ प्रशासन के द्वारा, हमारा जो जिला निर्वाचन कार्यालय है उसके द्वारा सतत तरीके से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनजीओज के माध्यम से, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सब में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए ये जरूर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और ये लगातार होते रहेंगे। इसमें जन भागीदारी ही इसका एक बहुत बड़ा प्रेरक कंपोनेंट होता है। इसमें नागरिक ही दूसरे नागरिकों को प्रेरणा देते हैं कि हम लोगों को लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जितना अधिक परसेंटेज में लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ होता है और हम सबका दायित्व है, सामूहिक रूप से एक सामाजिक दायित्व भी इसको मानना चाहिए और हमें बाहर निकलकर वोटिंग करनी चाहिए। आगामी लोकसभा रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में रोड शो किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहाँ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों के लिए पूर्वी द्वार काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा वार भी किया है और कहा है कि आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन जब ये बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई और भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हो गए, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। आगे ये भी कहा कि यहाँ जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। आज पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम एक और कदम उठा रहे हैं। अभी कल ही मैं आरामबाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्थित था। वहां से मैंने करीब 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क,
रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और मोटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है। NH 12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति,
दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया। तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। आज इसके साथ ही रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां लगातार मैदान में डटी हुई हैं और जी जान लगाकर मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है और इन सभी मेहनत का फल भी जनता ही देगी। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और यूपी में कमान संभाल रखे अखिलेश यादव। बता दें, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अचानक एक बैठक बुलाई, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि ये बैठक आखिर क्यों। इस बैठक में सपा विधायकों का साथ मंथन भी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शुभम की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो चलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। मोदी जी जैसा युग पुरुष एक युग में ही पैदा होता है। अखिलेश भैया आ रहे हैं पूरी बहुमत में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम लोगों का मत जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ में, लखनऊ के दारुसफा 1 के पास। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद से ही लगातार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी व इंडिया अलायंस गठबंधन ने अपनी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य काफी सभी प्रदेशों में अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं लोकसभा के। वहीं आज उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो जाएगी। वाराणसी से पीएम मोदी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची बन चुकी है। इसलिए जनता का रुझान है किस तरफ, हम जनता से पूछने आ पहुंचे हैं। जनता से पूछेंगे सवाल, मांगेंगे अपने हर एक सवाल का हम जवाब। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या है इनकी राय। दादा, क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। दादा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरफ आपका मत जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम लोगों का मत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट अभी कुछ ही घंटों में आ जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जाए तो सबका स्वागत। और सब लोग जान रहे हैं कि जो लिस्ट आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो पहले से लोग कहते थे कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह का जो आप अभी चर्चा किए हैं, राजनाथ सिंह का पहले से जो है संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती भी है। उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीट की बात चल रही है, जो है 80 नहीं तो 78-79 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही करेगी जो है। क्या नाम है सर आपका? भीमसेन राजभर। सर, लोकसभा चुनाव की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की बस कुछ ही घंटों में जारी होने वाली है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, सूची जारी करना। सभी पार्टियां सूची जारी कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आम आवाम के लिए, गरीबों मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से जनता हराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आप देख लीजिए इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किसानों का दमन किया जा रहा है।
रोका जा रहा है, दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। अभी सरकार इतनी तानाशाही कर रही है किसान के साथ, ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। तमाम देशों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस तरीके से बर्बरता नहीं करती जिस तरीके से भारत के अंदर हो रहा है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं लगातार ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। अभी अखिलेश जी को नोटिस मिला है जी। ये सही है भाई, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न चिन्ह वहाँ लग जाता है जब एक तरफा कार्रवाई होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं है? अजीत पवार कौन है? 1 दर्जन नाम आप जानते होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, जिनके ऊपर करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का घोटाले का आरोप है, लेकिन उनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही। ईडी सीबीआई एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और इसको जनता देख रही है। एक बात, जनता में भय का माहौल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता का आवाज़ दबाई जा रही है। धरना प्रदर्शन रोक दिया गया है पूरी तरीके से। जो बोलेगा उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उनको प्रताड़ित किया जाएगा। लोगों का घर गिराया जा रहा है। घर बना नहीं सकते हैं, गिराने का हक आपको कौन दिया है? आप यही देखिए, लखनऊ में, मऊ में, आजमगढ़ में, तमाम जगह मैं जानता हूं कि जो घर गिरा दिए गए हैं गरीबों को, जो अंजर बंजर भूमि में जब बस रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर लल्लन सिंह है और मैं जौनपुर से हूँ। अभी भाई साहब वक्तव्य दे रहे थे पूजनीय मोदी जी के बारे में। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मोदी जी जैसा युग पुरुष एक युग में ही पैदा होता है। ये अशरणों के शरणदाता हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था। गांव गरीब किसान मजदूर, उनको कम से कम भरपेट राशन मिल रहा खाने के लिए। मैं अभी अपने गांव गया था, चट्टी चौराहे वहाँ चाय पी रहा था। ईया दादी माई जो भी आ रही थी, कह रहे थे भैया हम लोग इस राशन से जिंदा हो गए। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे स्वर्णिम काल, आज राम राज्य चल रहा है, पूरे देश में जय श्री राम हो गया है। कहीं कोई क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें पा रही है? 400 पार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, कितनी आएंगी? देखिए, 80 की 80 का नारा हमारा जरूर है। हो सकता है 1-8 सीटें घट जाएं, लेकिन 79-80 है। अच्छा, हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप है। सर, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस तरह से 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते हैं, वहीं 2 में समाजवादी पार्टी ने। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में राज्यसभा चुनाव का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, समाजवादी पार्टी का सोपड़ा पूरा साफ है उत्तर प्रदेश से। 8 नहीं, ये 80 है। भाजपा की जीत पक्की है। इसी से ही पूरा जो इलेक्शन कंफर्म हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन से बोला है 400 पार, और खड़गे जी भी उस चीज़ का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि 400 पार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ जनता को, ये अब किला 400 पार नहीं होगा, ये 450 पार जाने वाला है। और जनता ही पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को जितवाएगी। डंके की चोट पे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री जी बनने की शपथ लेने जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। भाई साहब, अब की बार भाजपा 450 पार डंके की चोट पे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। आज वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने अचानक मीटिंग रखी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर उनका मंथन भी चल रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, उनके नतीजे जैसे भी आए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। यहाँ हमारे साथ कार्यालय में कुछ समाजवादी कार्यकर्ता, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, सलमान कुरैशी नाम है मेरा। और ये अचानक से समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश ने मीटिंग बुलाई है, क्या कहना चाहते हैं आप? इस मीटिंग को लेके देखो, अभी कुछ खुलासा भी नहीं हुआ है। अब बाहर लोग आएंगे, जो लोग मीटिंग करने गए हैं, अब वो आके बताएंगे। जैसा बताएंगे फिर वैसे हमको भी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये है गुप्त मीटिंग है, कुछ ना कुछ बड़े ही करना चाह रहे होंगे, तभी सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक समाजवादी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तूफानी यादव पागल और मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ और मैं समाजवादी कार्यकर्ता के लिए काम करता हूँ। और अखिलेश भैया आ रहे हैं पूरी बहुमत में, वो प्रधानमंत्री इस बार बनने वाले हैं और मुझे खुशी होगी
कि वो प्रधानमंत्री बनकर वो देश पे राज करेंगे और योगी मोदी जाएंगे। और ऐसे चोर उचक्के लुटेरे नेता हमको नहीं चाहिए। जो ईमानदार और ईमानदारी करे वो हमारे अखिलेश भैया हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलवान सिंह गौतम जी। बलवान सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीलीभीत से जो है मैं चुनाव जो लड़ूंगा, सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा करप्शन के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जब 2014 में नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा सरकार ने जब चुनाव लड़ा था वो करप्शन पे चुनाव लड़ा था। धर्म की राजनीति अब होने लगी हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश में करप्शन जो है बहुत बढ़ रहा है। जहाँ भी जाओ आप, हर आदमी रिश्वत देता है। और जो है चुनाव जीतने की मेरी और जो रणनीति है, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के बूथों को मजबूत करूँगा। बूथ जब मजबूत होंगे तभी हम लोकसभा सीट जीत पाएंगे। और अगर हमने लोकसभा सीट वहां से जीत ली तो मैं पीलीभीत की जो चारों विधानसभाएं उन पे जीत हासिल करूंगा। आज अखिलेश यादव जी ने अचानक से मीटिंग बुलाई है, मीटिंग का क्या उद्देश्य? देखिए, मीटिंग का उद्देश्य अभी मैं कुछ उसके बारे में बता नहीं सकता। आपका टिकट सपा से फाइनल हुआ? अभी फाइनल नहीं हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा टिकट हो जाएगा पीलीभीत से। राजनीति में आप कितने सालों से सक्रिय हैं? राजनीति में मैं 15 साल से हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं से कितना फायदा होगा? देखिए, फायदा तो इससे बहुत होगा क्योंकि गठबंधन होगा तो जो भी उम्मीदवार या जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरेगा सारा वोट जो है समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा और कहीं जाएगा नहीं इसके अलावा। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं जिनके नतीजे काफी आश्चर्यजनक रहे हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उम्मीदें लगाई थी, उस उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इसको लेकर ही तो समाजवादी पार्टी में मंथन तो नहीं चल रहा है? इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पीलीभीत के प्रत्याशी उम्मीदवार, जो अभी आस लेकर बैठे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी से टिकट इनको मिलेगा, वह चुनाव अपना लड़ेंगे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। तो चलता है उसे जलने दो, जल जला।